नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में दोस्तों पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पॉलिटी के दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आपके अनुच्छेद नहीं होंगे और संविधान के संशोधन। तो अनुच्छेद और संशोधन जो भी महत्वपूर्ण है उन्हें दोस्तों हम अलग वीडियो में करेंगे। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इनसे संबंधित जितने भी और क्वेश्चंस बने हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उन्हें भी हम साथ में करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एक एक प्रश्न को आप याद रखेंगे क्योंकि इसी 20 क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था। तो 1 अक्टूबर याद रखेंगे, 1 अक्टूबर ये डेट भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका आर्टिकल 32 में है और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे और अनुच्छेदों को हम बाद में भी देखेंगे एक अलग वीडियो में। अब देखिए यह क्या है, किसके अंतर्गत है। तो कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार, क्योंकि यह अनुच्छेद 32 में है और जबकि 12 से 35 तक क्या है हमारे मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 में ये आपका है। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो ये बताएंगे कि किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। महान्यायवादी को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या संसद को। जो मौलिक अधिकार अभी हमने देखे 12 से 35 तक है इन्हें उच्चतम न्यायालय को इसका रक्षक माना जाता है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार के हनन पर हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ये हमारा क्या है? अधिकार है। तो इसका रक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों यह अनुच्छेद 31 में था। पहले क्या था? अनुच्छेद 31 में था, यानी पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन इसे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह एक वैधानिक अधिकार है या यह एक कानूनी अधिकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत यहाँ पर किया जाता है। तो जो अलग अलग क्षेत्र में क्या होते हैं? विख्यात होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो इनको राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे पूछा जाता है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति याद रखेंगे, राज्यसभा का यहाँ पर सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस लिए मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर अध्यक्ष के लिए मिलता है, उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर सदस्य 2-3 वर्ष में, लगभग 3 वर्ष में, शायद यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो 3 वर्ष में वो यहाँ पर निकलते भी हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्य की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा का सदस्य कौन होता है? देखिए प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में चुना हुआ है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो अन्य मंत्री होते हैं वो भी लोकसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी या तो लोकसभा सदस्य के पूछे या तो फिर पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो भी 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यदि पूछे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब बनने के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो या दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हो, ये सब बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और पूछा जाए किस राज्य की थी, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू की बात करें दोस्तों, तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह सरोजिनी नायडू थी। ये भी किस राज्य की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, इनको भी ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है, जो बहुत पूछा जाता है कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति भी पूछें तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा, या तो उसकी कार्यकाल पूरा हो गया है या तो उसे महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। तो अभी हम अनुच्छेद की दोस्तों महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन्हें एक वीडियो में कवर करेंगे। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अनुच्छेद 61 द्वारा लगाया जाता है, यह दोस्तों संसद द्वारा लगाया जाता है। संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, तो इन दोनों सदनों से यह पारित किया जाता है महाभियोग। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? संसद द्वारा, क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं और इन दोनों सदनों से पारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है दोस्तों? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में बात करें तो नागरिकता, भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार, भाग 4 में बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा दोस्तों यहाँ पर भाग 4A में है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे ये बताएंगे। तो बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीबी मावलंकर थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत, यह सबसे पहले राजस्थान में आरंभ किया गया था। किस राज्य में? राजस्थान में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान में आरंभ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? तो पंचायती राज किसके लिए है दोस्तों? गांव के विकास के लिए। तो यहाँ पर देखिए यह किसका सूची है? राज्य के अंदर है तो यह राज्यों का। इससे आप याद रखेंगे कि यह राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? तो यह राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। यदि बात करें दोस्तों समवर्ती सूची, तो ये शक्तियाँ देखिए 3 भागों में यहाँ पर विभाजित है, राज्य और केंद्र के मध्य। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो संघ सूची जो होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। तो समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? तो शिक्षा याद रखेंगे। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन इसको अब समवर्ती सूची का विषय कर दिया गया है। केंद्र सूची में बात करें दोस्तों तो जनगणना याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है जनगणना। जनगणना किस सूची का विषय है? तो यह केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। और राज्य सूची में अभी हमने देखा पंचायती राज, ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन यदि पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी और बाकी भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि हम संविधान संशोधन के वीडियो में करेंगे कि किस किस समय पर कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। और ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आप याद रखेंगे। तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक किस में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है वह या तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में ला सकते हैं, किसी में भी। तो याद रखेंगे या तो लोकसभा या राज्यसभा में ला सकते हैं भारतीय संविधान संशोधन का जो विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था और उसी दिन से यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनमें से क्या सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है या संसद? यहाँ पर संसद होगा, या धर्म या संविधान? तो जो राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों इसमें संविधान सर्वोपरि है, यानी संविधान क्या है? सर्वोच्च है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारत की संसद द्वारा, या संविधान सभा द्वारा? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को
अपनाया गया था। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाता है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया जाता है। और दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 20+ क्वेश्चंस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपने किए कमेंट में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संशोधन को कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।